नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता है आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए क्योंकि आप लोग एग्जाम सामने आ रहा है। दोस्तों आज की वीडियो झारखंड बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, आप मैक्सिमम सभी लोग कमेंट कर रहे थे सर सोशल साइंस का प्लीज़ सब्जेक्टिव का लेकर आइए। तो दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं आज आप लोग का इतिहास का सब्जेक्टिव जितना सारा क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और डिटेल में सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोग सभी प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए उसका तो आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जो हम बताएं हैं थोड़ा समझाए भी, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इतिहास में ऐसा नहीं आप लोग जो हम लिखें वही सब आपका आंसर में लिखना है, एग्जाम में लिखना है। उससे बना कर उससे बड़ा छोटा करके लिख सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली कोई याद नहीं रखता है और ऐसे याद भी नहीं रख पाइएगा, तो क्या कीजिएगा कहानी की तरह समझ लीजिएगा और उसको एग्जाम में जाकर लिख दीजिएगा, तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है, तो अच्छा होगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा तो ही समझ में आएगा, इसलिए सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने पर लाभ ही होगा, दोस्तों कोई हानि नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान आप लोग का इतिहास का सारा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे इतिहास का वो सारा क्वेश्चन देखें। जैसे कल्पना दर्श क्या है, पिकेटिंग से क्या समझते हैं, 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों में सौदागर गांव में किस और कारीगर से काम कराने लगे, तो सारा दोस्तों डिटेल में देखेंगे। तो सभी को देखिएगा प्लीज़, सभी को जितने सारे दोस्त आपका 10वीं कक्षा में सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा सके। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो लोग सबसे पहले देख पाए। जैसे आप लोग मॉडल पर सेट 2 जारी होगा सबसे पहले आप लोगों को यहाँ बता दिया जाएगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इतिहास का जो पहला सवाल है यहाँ पे सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला कि कल्पनादर्श क्या है, ठीक है। तो उससे पहले बता दो हम लोग को 1-2 वर्ड में यहाँ पे गलती हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स ने लिखा है और आप लोग जानते हैं कि 19 के बच्चों को उतना थोड़ा वर्ड में कमांड नहीं रहता है, तो एक जब थोड़ा बहुत गलती हो सकता है तो उसको आप लोग नजरअंदाज कर दीजिएगा, अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और सारा आंसर मेरा लिखा हुआ है तो बिल्कुल सटीक है और एग्जाम में लिखने पर एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो चलिए उसको देखते हैं क्या है आप लोग का सारा सवाल और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला सवाल है कल्पनादर्श क्या है, ठीक है। देखिए आपको सवाल से ही पता चले कल्पनादर्श मतलब कल्पना और आदर्श, कल्पना और आदर्श। तो देखिए क्या हो, कल्पना मतलब हम लोग का सोच, एक सोच जो है। कल्पनादर्श एक ऐसे समाज की कल्पना है जो सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त, इतना आदर्श है, सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त, इतना आदर्श है जिसका साकार होना असंभव है, ठीक है। देखिए क्या है, ये एक ऐसा समाज की कल्पना है, मतलब एक ऐसा समाज जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का ऊंच नीच का बात नहीं होगा, सभी को बराबर का मौका मिलेगा, सभी को बराबर का सम्मान मिलेगा। एक ऐसे समाज को ही हम लोग कल्पनादर्श कहते हैं और उसी को बोलते हैं यूटोपिया, ठीक है। तो कल्पनादर्श क्या होगा, एक ऐसे समाज की कल्पना जिसमें कोई प्रकार का भेदभाव ना हो, जिसमें कोई ऊंच नीच ना हो, तो उसे हम लोग कल्पनादर्श कहेंगे, ठीक है। तो और एक बार देख लीजिए क्या है, कल्पनादर्श एक ऐसे समाज की कल्पना है जो सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त, इतना आदर्श है जिसका साकार होना असंभव है, ठीक है। तो ये संभव नहीं हो सकता। बताइए कहीं कोई ऐसा समाज होगा जहाँ पे ऊंच नीच नहीं होगा, ठीक है, जहाँ पे अमीर गरीब नहीं होगा, जहाँ पे एक जैसा सब बराबर होगा, कभी ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है ना। तो इस प्रकार के समाज में ऊंच नीच की भावना कोई भावना नहीं होती है, सभी लोगों को एक जैसा सम्मान और एक जैसा मौका मिलता है हर एक काम में, हर एक क्षेत्र में। तो ऐसा संभव होना कभी पॉसिबल नहीं है ऐसा, तो इसलिए ये कल्पनादर्श ही है, तो यही कल्पनादर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं कि पिकेटिंग से आप क्या समझते हो। ध्यान से देखिए, प्रदर्शन या विरोध करने का ऐसा तरीका, ठीक है, किसी चीज़ का प्रदर्शन या विरोध करने का ऐसा तरीका जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री के बाहर धरना देकर, ठीक है, धरना देकर अंदर जाने वाली सभी लोगों का रास्ता रोक देते हैं, इसे ही पिकेटिंग कहते हैं। पिकेटिंग मतलब क्या, और बात सुन लीजिए, ये प्रदर्शन का और विरोध करने का ऐसा तरीका है जिसमें मान लीजिए आप लोगों को कुछ विरोध करना है, प्रदर्शन करना है, तो आप किसी दुकान या फैक्ट्री के बाहर चले गए। देखते हैं ना अमूमन बहुत सारे लोग फैक्ट्री के बाहर में भीड़ लगा देते हैं कि नहीं अंदर जाने नहीं मिलेगा, मेरी मांगे पूरी करो। तो उसी प्रकार का पिकेटिंग है, मतलब फैक्ट्री या दुकान के बाहर बैठ जाएगा, किसी को अंदर नहीं जाने देगा, कह सकते हैं धरना ही हो गया, ठीक है, पिकेटिंग, जिसको इतिहास में पिकेटिंग तब कहा जाता था। तो पिकेटिंग ये एक ऐसा तरीका हो गया प्रदर्शन विरोध करने का जिसमें बाहर पर धरना में बैठ जाना और बोले किसी को अंदर जाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लोगों का रास्ता रोक देते थे वहाँ पर, जिसे पिकेटिंग कहते हैं। तो आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में, और ये बड़ा बड़ा आंसर वाला है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। क्यों 17वीं शताब्दी में जो है यूरोपीय शहरों के जो सौदागर है वो गाँव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, क्यों, व्याख्या करना है, ठीक है। तो देखिए 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, क्योंकि उसका निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है चलिए देख लेते हैं। पहला देखिए, विभिन्न जगहों में
विभिन्न जगहों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी, जिसकी पूर्ति सिर्फ शहर के से उत्पादित वस्तुओं से नहीं की जा सकती। मतलब विभिन्न जगहों में उपनिवेश, उपनिवेश मतलब क्या, जो बाहर से विदेश से आते हैं और अपने देश पर, हमारे देश पर व्यापार करने लगते हैं, हमारे देश पर आकर अपना राज करने लगते हैं, उसे उपनिवेश कहते हैं। अब हमारा मतलब बाहर से आकर हमारे देश में जो व्यापार करता है। विभिन्न जगहों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी, जिसकी पूर्ति सिर्फ शहरों को उत्पादित वस्तुओं से नहीं की जा सकती थी, इसलिए व्यापारी गाँव की ओर जाने लगे। अब देखिए, अचानक से कहीं बाहर से बहुत सारा आदमी आ जाएगा शहर में, ठीक है, बाहर से, तो क्या सभी का जो मांग है, सभी का मांगों का पूर्ति हो पाएगा? वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो क्या करेगा, लोग गाँव से लाएंगे सामान, और गाँव से सामान लाएंगे तो क्या, गाँव में काम पे लगाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या, इसलिए गाँव में और जाने लगे। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या है, दूसरा पॉइंट है शहरों में, यहाँ इसको कुछ नहीं सुखाड़ दिया, शहरों में किसी खास आदमी को ही खास वस्तु के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था। केवल यही लोग उत्पादकों पर नियंत्रण रख सकते थे, मूल्य तय कर सकते थे तथा नए नए लोगों को व्यवसाय से आने पर रोकते थे। ठीक है, नए नए व्यवसाय, ऐसा होता है व्यवसाय, ठीक है, नए लोग व्यवसाय पर आने से रोक। देखिए क्या है, शहरों में किसी खास आदमी को ही खास वस्तु उत्पादन और व्यापार का अधिकार था। मतलब क्या, कोई खास आदमी, कोई खास वर्ग था जिनको उत्पादन व्यापार करने का अधिकार था, बाकी सबको नहीं था। ठीक है, केवल यही लोग उत्पादकों पर नियंत्रण करता था, रख सकते थे, मूल्य तय कर सकते थे, तो नए नए लोगों को व्यवसाय से आने से रोकते थे। और यही लोग वो लोग थे जो व्यापार कर सकते थे, व्यापार को कोई सामान का कितना दाम होना चाहिए यही लोग तय करते थे। और यही लोग क्या करते थे, बाहर से जो व्यापारी आते थे उन लोगों को व्यापार करने नहीं देते थे। जब तो बाहरी तो व्यापारी सब क्या करेंगे, दूसरा व्यापारी सब लोग गांव की ओर जाएंगे, गांव में अपना व्यापार करेंगे। शहर में उन लोगों को जब नहीं दिया जाता था तब तो आप लोग का चलता था, वहाँ पे अपना हिटलर राज करता था, कोई जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। तो खास वर्ग के लोग क्या करते थे, खास उन्हीं के पास ये था कि हाँ हम ही व्यापार करेंगे, हम ही मूल्य तय करेंगे। तो बाकी जो व्यापारी था उन लोग गाँव की ओर रुख करने लगे, गाँव की ओर जाने लगे। देखिए अगला क्या है, चूंकि नए व्यापारी शहर में कारोबार नहीं कर सकते थे इसलिए गांव की ओर बढ़ने लगे। अब जाहिर सी बात है, गांव, अगर शहर में मौका नहीं मिल रहा है तो गांव को जाने लगे। तो यही ये सारा कारण था। ठीक है, चलिए अगला सवाल था, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये, और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और आप लोग को बता रहे हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक से मैं कुछ करके इंपॉर्टेंट सवाल लाऊंगा आप लोग का, अगर आप लोग का इच्छा होगा तो। ठीक है, अगर आप लोग का इच्छा होगा तो कमेंट सभी लोग बोलिए किसको किसको चाहिए। अगर ज़्यादा लोग बोलते हैं तो मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा। ठीक है, मरियान तथा जर्मनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है। तो देखिए मरियान, यहाँ पे नहीं, दोनों का एक साथ ही है। ठीक है, यहाँ पे ये मरियान बेकार लिखा है। देखिए यह एक लोकप्रिय ईसाई नाम है, मरियान, यह एक लोकप्रिय ईसाई नाम है जो फ्रांसीसी गणराज्य, यहाँ पे मरियान डैश देके नहीं होगा, एक साथ ही होगा। ठीक है, मरियान यह एक लोकप्रिय ईसाई नाम है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। मरियान और जर्मनिया दो नारियों का चित्र था। मरियान और जर्मनिया क्या था, दो नारियों का चित्र था। 18वीं तथा 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रों को मानवीय रूप प्रदान किया और उनकी अभिव्यक्ति एक साधारण नारी के रूप में किया। फ्रांस में 1850 में एक डाक टिकट पर मरियान की तस्वीर छापी, उसकी प्रतिमाओं और सार्वजनिक जगहों पर लगाया गया ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावना जागती रहे। ठीक है, जर्मनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया, क्योंकि जर्मन में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया क्योंकि जर्मन में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। वर्ड में बहुत गलती किया ये बच्चा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप लोग उसी अनुसार अपना आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे उसकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक जगहों पर लगाया गया ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावना जागती रहे। जर्मनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया क्योंकि जर्मन में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और इनके चित्रों क्या महत्व, देखिए इन चित्रों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाया। मरियान ने फ्रांस को तथा जर्मनिया ने जर्मन को एक अलग राष्ट्र के रूप में पहचान दी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ये आप लोग का कितना नंबर था, ये था आप लोग का 12 नंबर ना।
तो देखिए 19वीं सदी में ये वाला क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, जिसके निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण था? देखिए, बाजार में अक्सर डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। मतलब खास डिजाइन वाले, खास आकार वाले चीज़ों को मांग रहता था, जिन्हें बनाने के लिए मशीनों की नहीं, इंसानी हाथों की निपुणता की आवश्यकता होती थी। देखिए, जिन्हें बनाने के लिए क्या, अब देखिए हम लोग देखते हैं हस्तशिल्प, जो हाथों से बनाया हुआ जो साड़ी का डिजाइन रहता है, हाथों से बनाए हुए डिजाइन का ज़्यादा मांग रहता है, ज़्यादा दाम रहता है, तो उसी का ज़्यादा वहाँ पर मांग था। तो उसको मशीनों से नहीं ना बनाया जा सकता, इसलिए वहाँ हाथों से बनाया जाता। हाथों से कौन बनाएगा? आदमी बनाएगा, जो हाथों में निपुणता होगा, जिनके जो बनाना सकता था वही लोग बनाएगा। तो इसलिए ये सारा कारण हो गया। नेक्स्ट दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट में कि उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को प्राथमिकता देते थे। उच्च वर्ग के जो लोग थे, बड़े बड़े जो वर्ग के लोग थे, वो लोग क्या करते थे? कुलीन और पूंजीपति वर्ग के लोगों से हाथों की बनी चीज़ों को प्राथमिकता देते थे, इसलिए हाथों से बनाई जाने वाली चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट, जिन उद्योगों में मौसम के साथ, ठीक है, जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन बढ़ता घटता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को रखना पसंद करते थे। अतः इन्हीं सब कारणों से मशीनों के बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। मशीनों के बजाय हाथों से काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता देते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक मौसम अलग अलग होता था, हर एक मौसम में अलग अलग उत्पादन होता था, कभी कम होता था, कभी कम ज़्यादा होता था। तो इससे तंग आकर क्या करते लोग श्रमिकों से बनवाते थे, जितना जरूरत होता था उतना बनवा लेते थे। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया। और एक सवाल आप लोग का है इसमें, ग्राफ फिगर दिया है, उसमें आपको बताना है कहाँ पे है। तो चलिए उस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का ये वाला फिगर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ था ये वाला फिगर। तो इसमें देखिए ये बताना था कि यहाँ पे कौन सा है और यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये तो क्या है, ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, ये वाला क्या हो गया? अफ्रीका। यहाँ पे जो दिखाने बोला, और यहाँ पे भी दिखाने बोला है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा पड़ता है? गुजरात। और गुजरात में ये सूरत दिखाने बोला था यहाँ पे। तो सूरत कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे, गुजरात में है ना। तो गुजरात हम लोग का यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोग का सूरत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दिखा दीजिएगा, दोनों मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज का सवाल यहीं तक था, और इसके बाद ट्राई करेंगे हम भूगोल का और नागरिक का लाने का और अर्थशास्त्र का लाने का। तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट में बताइएगा, और क्या दिक्कत है क्या नहीं सभी लोग वीडियो को में कमेंट करके बताइएगा, और क्या क्या आप लोग को चाहिए सभी लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ, आप लोग का जो भी सॉल्व अपलोड करूँ, आप लोग उसको सबसे पहले देख पाएँ। तो चलो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।